नमस्कार। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम हेलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन, व्हाट इज हेलिक्स? हेलिक्स is a space curve which is traced on a surface of a cylinder and cut the generator at a constant angle alpha. So you just see in the figure, this is cylinder. और थोड़ा सा और मैं पिक्चर से बनाना बताऊं आपको। अगर ये हमारा गाइडिंग कर्व है तो इस गाइडिंग कर्व पे एक हमारे पास हम लेते हैं वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन लेंगे और वो वर्टिकल लाइन जो है वो इस गाइडिंग कर्व के थ्रू मूव करेगी। ऐसे वो जैसे मूव करेंगी एक आपको थ्री डायमेंशनल स्पेस आपको जनरेट हो जाएगा एंड दैट इज सिलेंडर। अब इस डिपेंडिंग अपॉन कि ये आपका जो गाइडिंग कर्व है वो क्या है। अगर ये जो गाइडिंग कर्व है, क्लोज कर्व जो है, अगर ये सर्कल होगा तो डेफिनेटली ये सर्कुलर सिलेंडर होगा। ठीक, अदरवाइज सिंपली वी कैन से सिलेंडर। तो दिस जनरेटर इज अ लाइन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस हेलिक्स की बात करें तो हेलिक्स इज लाइक दिस टाइप। वो इस तरह से उसको सिलेंडर के अराउंड रैप्ड। बट जो रैपिंग है, वो जो कर्व है, वो एक कांस्टेंट एंगल बना रहा है इसके साथ। ऐसे नहीं कि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बनाएगा। जनरेटर के साथ वो एक कांस्टेंट एंगल अल्फा बनाएगा, तभी हम उसको हेलिक्स बोलेंगे, अदरवाइज दैट नॉट बी हेलिक्स। ओके। तो इस तरह से जो एंगल है उस टेंजेंट का, ऑब्वियस जो एंगल निकालना है तो हम कर्व की टेंजेंट लेना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट जनरेटर, तो जनरेटर और टी के बीच में जो एंगल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सो दैट टाइप ऑफ कर्व इज ए हेलिक्स। सो तो जस्ट लाइक ए स्प्रिंग जैसे होता है ना, लाइक दिस, ऐसे होगा ये, है ना। आई होप यू कि आपको पता चला हुआ इसका। चलिए, तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जो फॉर ऑल हेलिक्सेस द कर्वेचर वेयर ए कांस्टेंट रेशियो विद टॉर्सन। इसका मतलब कप्पा और टो जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक, तो देखते हैं कैसे ये प्रूव होता है इसका। तो सबसे पहले हमने लेट ए बी ए कांस्टेंट वेक्टर पैरेलल टू जनरेटर। जनरेटर के पैरेलल एक हमने वेक्टर ले लिया ए। ठीक, तो इस उसके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा। ठीक, सो टी यूनिट टेंजेंट टू द वेक्टर टू द हेलिक्स। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम हेलिक्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और डेफिनेटली इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा और जो आपका जनरेटर है, उन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है। तो टी डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ अल्फा, या टी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और अल्फा हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक, अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू टी तो वी गेट टी डैश डॉट ए इक्वल टू 0। तो टी डैश की वैल्यू फॉरनेट फार्मूला से कप्पा एन। तो अब कप्पा तो 0 हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली एन डॉट ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा वो इस ए वेक्टर के इसके साथ 90 डिग्री होगा। प्रिंसिपल नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए एवरीवेयर। ठीक, जैसे कहीं जब भी हमारे पास कर्व आएगा तो ये अगर ये छोटा सेक्शन लेते हैं हम, इस पॉइंट के ऊपर हमने एक तो ये एन टी ड्रॉ करा है और ये हमारा जनरेटर के साथ एंगल अल्फा है। तो हमने एक वेक्टर लिया था
ए वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो इसका मतलब ये जो आपका नॉर्मल एन है, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। डेफिनेटली देखने लग रहा है कि ये पहले है, तो टी के साथ हमने परपेंडिकुलर लिया तो ये एन के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है एन ए का। तो ए जो होगा वो एन के परपेंडिकुलर होगा। So n is perpendicular to generator of the helix everywhere, but जो आपका प्रिंसिपल नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेक्टिफाइंग प्लेन को, प्लेन के। और रेक्टिफाइंग प्लेन के अंदर हमारे पास b भी आता है और n भी आता है, t भी आता है और b भी आता है। तो hence the generator must be parallel to rectifying plane। तो जनरेटर जो होगा वो रेक्टिफाइंग प्लेन के पैरेलल होगा। So since generators are inclined at a constant angle with b, जो जनरेटर है वो इंक्लिनेशन ऑफ विद ए वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है विद बी। सो अगेन बी यूजिंग दिस एन डॉट ए इक्वल टू 0, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको रिस्पेक्ट टू एस। तो एन डैश डॉट ए इक्वल टू 0, एन डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट। सो बी डॉट ए टी डॉट ए। तो बी और ए के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, बी के बीच में जो एंगल आएगा वो टी और ए के बीच में अल्फा है, तो बी और ए के बीच में एंगल पाई/2 आएगा, पाई/2 माइनस अल्फा आएगा, क्योंकि टी और बी के बीच में 90 होता है। तो ये यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ पाई/2 माइनस अल्फा। सो कॉस ऑफ पाई/2 मीन्स साइन अल्फा, और टी और ए के बीच में जो एंगल अल्फा है कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से टी कप्पा कप्पा बाई टॉ जो है वो हमारे पास टेंजेंट अल्फा है एंड दैट इज कांस्टेंट। तो ये हमने प्रूव करना था। This is very simple derivation. If you have any problem, then you can ask. Now we take a converse part. अगर हम इनकी रेशियो को कांस्टेंट मानते हैं तो हम ये प्रूव करेंगे जो कर्व है वो हेलिक्स होगा। ठीक, सो वी टेक this ratio equal to c is constant, so kappa is equal to c tau, or also we know that t dash is equal to kappa n, और kappa का in terms of tau c tau n और b dash की वैल्यू, ये दोनों फॉर्मेट फार्मूले से हमने b dash is equal to minus tau n। दोनों को हम यहाँ पे अगर कंबाइंड करें, इन दोनों को यूज करें, सो व्हाट वी गेट t dash is equal to minus c b dash। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इफ वी इंटीग्रेट दिस, सो व्हाट वी गेट t प्लस सी बी इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर। ठीक, अब दोनों के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे टी के साथ। सो टी डॉट टी आपका 1 बन जाएगा और यहाँ से बी डॉट टी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो टेंजेंट और ए के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टेंजेंट टी है वो makes tangent t makes constant angle alpha with fixed direction a। जो a हमने पैरेलल टू जनरेटर लिया था उसके साथ कांस्टेंट एंगल बना रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है आपका a मैग्नीट्यूड t मैग्नीट्यूड cos अल्फा। सो डेफिनेटली कांस्टेंट आया। तो जब भी अगर
जो टेंजेंट है वो जनरेटर के साथ फिक्स एंगल बनाएगा, तो वो कर्व ऑलवेज हेलिक्स होती है। ठीक, सो इट मीन दैट कर्व इज हेलिक्स। यू कैन चेक दिस व्हाट इज हेलिक्स। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो कर्व है वो कट्स विद जनरेटर एट ए कांस्टेंट एंगल। तो हमने ये प्रूव करा कि जो हमने ये जो टी और इस ए के बीच में जो एंगल है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। जब भी कांस्टेंट रहेगा तो ये जो कर्व है वो ऑलवेज हेलिक्स हो। ठीक, सो इट मीन्स दैट अगर कर्व हेलिक्स है तो ऑलवेज कर्वेचर ओवर टो जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। नाउ सर्कुलर हेलिक्स क्या होता है और इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो सर्कुलर हेलिक्स में पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका गाइडिंग कर्व है वो सर्कल होगा तो सर्कुलर होगा, और साथ में तो हेलिक्स डिस्क्राइब्ड ऑन ए सरफेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, तो उसमें जो आपका गाइडिंग कर्व होता है वो एक सर्कल होना चाहिए, तो आपके पास उसको सर्कुलर हेलिक्स बोलते हैं या राइट सर्कुलर हेलिक्स भी बोलते हैं। एक्सिस ऑफ द हेलिक्स कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगा और ये जो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होगा ये, और जो एक्सिस ऑफ द हेलिक्स होगा दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर। सो हमने कैसे ड्राइव करनी है इक्वेशन? लेट्स ड्राइव द इक्वेशन ऑफ circular helix. So let the equation let the equation of the cylinder be like this: x square plus y square equal to a square, and basically this is equation of guiding curve, and z will be a constant. So radius of the cylinder is a, and z axis is the axis of the cylinder. So let a p be an arc of helix and p a point on it. देखिए अगर थोड़ा फिगर में आप देखेंगे तो यू विल सी हमारे पास, देखो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस। तो दिस इज आर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये सर्कुलर हेलिक्स चला, ये आपके पास जनरेटर है बाहर की तरफ। तो यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक आर्क ली सर्कुलर हेलिक्स की वजह से, राउंड राउंड इसकी जाएगी, एंड पी पॉइंट ऑन इट। पी इस आर्क के ऊपर पॉइंट पी है। तो और इसका हमने आर्क का जो लेंथ है वो एस मान लिया। आर्क ए पी इज इक्वल टू एस मेक्स एंगल अल्फा, अल्फा विद जनरेटर पीएम। ये जो जनरेटर है पीएम, इसके साथ एंगल, ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है। ठीक, सो लेट द आर्क ए एम। अब यहाँ पे ये जो सर्कल की, सर्कल का जो आउटर ये है गाइडिंग कर्व है, ये वाला दिस इज ए एम। सो आर्क ए एम इज इक्वल टू एस वन, इसको हमने S1 मान लिया। So this will is nothing but it is a projection of this arc AP on XY plane. ठीक, इसकी प्रोजेक्शन गिराएंगे AP की तो AM दिखेगा। ठीक, और ये जो आर्क है AM, ये एंगल सेंटर के साथ सबटेंड कर रहा है थीटा। ठीक, तो ये तो हमने +1 में भी पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे कि ये सेंटर है, सेंटर के साथ में एंगल ये थीटा है, फिर ये रेडियस है, और ये हमारा L आर्क लेंथ है। तो वी नो थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने ये लिख दिया यहाँ पे। तो एंगल हमारा थीटा हो गया, और ए हमारा रेडियस हो गया, और ये हमारा लेंथ L हो गया। सो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R, यू कैन से। ठीक,
So now, so one more result we will use in the later. You just see कि ये जो एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप बनेगा AMP, ट्रायंगल तो नहीं है बिकॉज इट इज आर्क लेंथ, बट वी अज्यूमिंग कि दिस S इज वेरी वेरी स्मॉल. अगर ये बहुत स्मॉल होगा तो ये जो आपका कर्व है इस तरह से वो इज बिहेव लाइक ए ट्रायंगल, इज ए स्ट्रेट लाइन. ऐसे बन रहा है ना कुछ, ये हमारा AM और ये P है, बट ये वाला जो AP है दिस इज कार्क, और ये AM जो है ये भी एक लाइन नहीं है, दिस इज आल्सो ए कर्व. So if S and S1 is very small, very small, then it is behaves like a triangle. तो इस triangle में अगर हम देखें तो जो PM over AP बनेगा, PM over AP that is perpendicular over hypotenuse, क्योंकि एंगल हम अल्फा ले रहे हैं तो PM is base, तो base over hypotenuse बनेगा, तो base over hypotenuse is cos अल्फा. और उसी तरह से अगर हम PM की बात करें, so PM is perpendicular और ये hypotenuse हो गई, so perpendicular over hypotenuse is sin alpha, so S1 over S is equal to sin alpha. तो ये दो रिजल्ट हम यूज करेंगे, दिस वन, और ये दूसरा आपका हो गया PM over AP, PM is equal to cos alpha. So let's see. तो सबसे पहले हमने इस P के कोऑर्डिनेट ले लिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट P को हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट मान ली. So let x, y, z be the current point P on a helix. Current मतलब arbitrary you can say. So इस पॉइंट पे आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हमने ले लिया तो हमें वी नीड x, y, z की कार्टेशियन फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे. सो P लाइज ऑन द सिलेंडर. सो अगर ये सिलेंडर पे लाई करता है तो सिलेंडर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना. सो x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि एंगल हम थीटा सब्सटेंड कर रहा था, तो इस P का x और y ये आ गए. ठीक, अब बचता है z. तो z इज नथिंग बट इट इज PM. अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो अगर ये हमारे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो यहाँ पे ये जो आपकी लेंथ है, ये जो आपके ये है, दिस विल बी z, ये हमारा z होगा PM. ठीक, तो z इज इक्वल टू a cos अल्फा. ठीक, और यहाँ पे ये a जो होगा वो हमारे पास x हो जाएगा, ये x, और ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिस विल बी y. तो ये एंगल थीटा बन रहा है, या यहाँ पे m है, हम कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हैं. और दूसरा चीज S1 का रिलेशन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि S1 over S इज इक्वल टू साइन अल्फा. तो इससे हम इस S को भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से. तो फाइनली वी गॉट द इक्वेशन. सो यहाँ से हमने क्या करा कि S को रिप्लेस कर दिया यहाँ से. सो S इज नथिंग बट इट इज S1 over sin अल्फा, दैट इज कोसेकेंड हो जाएगा. तो z इज इक्वल टू x1 cos अल्फा कोसेकेंड अल्फा, और ये हमारे पास cos sin 1 cos, अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट विल बी cot अल्फा एंड S1 is equal to a. So equation of helix will be x is a cos alpha, y is a sin alpha, not alpha is theta, and this is a sin theta, and z is a theta cot alpha. So a cot alpha को हम अगर constant b मान लें, so this is equation of helix a cos
थीटा ए साइन थीटा कॉमा बी थीटा, ये कांस्टेंट होगा आपका, पॉजिटिव होगा और ये रेडियस है, और ये जो आपका थीटा दैट विल बी ए पैरामीटर। और यहाँ से ये हमारा जो S1 है, S1 की रिप्लेसमेंट यहाँ से हुई, ठीक है। S1 इज इक्वल टू ए थीटा, तो हमने S1 की वैल्यू यहाँ से यूज कर ली, इट इज ए थीटा cot alpha. So that's all for this lecture now. So I hope you will get this, how to drive a equation of helix. If you have any problem, you can ask me.